प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, हमारा प्रयास इस दशक में ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को 4 गुना बढ़ाना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उसके शतायु होने पर दी शुभकामनाएं। मेधावी छात्रों को वितरित किया मेडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोलोक की ओर पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा, गाय को सड़क पर लावारिस छोड़ने वालों की कथनी और करनी में है अंतर। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, 24 घंटे में 2326 कोरोना के नए मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर हुई 94% से अधिक। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले मोनो क्रिस्टलाइन और फोटोवोल्टाइक तथा जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर और खेल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं। आपको बधाई। आपके परिश्रम के लिए आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए, और शुभकामनाएं नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए। मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 4 गुना तक बढ़ाएंगे। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। और वाराणसी इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उत्तीय भट्टाचार्य ने सिगरा स्थित हर्ष गैस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम प्री चेक डिलीवरी व कैशलेस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में घर घर सिलेंडर पहुंचाने वाले ट्रॉलीमैन और गैस वितरकों को सम्मानित किया। उन्होंने नदेसर स्थित पेट्रोल पंप पर 5 किलो के गैस सिलेंडर के आउटलेट की शुरुआत करते हुए लोगों को एलपीजी के छोटे सिलेंडर के फायदे के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने छोटे छोटे उद्यमियों, स्ट्रीट वेंडर्स, कैटरर्स, फूड स्टॉल के लोगों के साथ एक एमओयू भी साइन किया। अब इनके उपयोग के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर मिल पाएंगे। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा 5 किलो का गैस 1347 रुपए देकर कोई भी खरीद सकता है और 403 रुपए 50 पैसे में कहीं से भी रिफिल करा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के आईडी कार्ड पर भी उनको ये सिलेंडर मिल सकता है। वाराणसी में 10 पेट्रोल पंपों के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू की जा रही है। आगे इसको जनरल स्टोर की दुकानों से भी बेचने की योजना है। उन्होंने कहा कि इससे वाराणसी में आने वाले तीर्थयात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा जो खुद खाना बनाकर खाना पसंद करते हैं। 7 रुपीज़ 50 पैसा देके इनके साथ एक रेगुलेटर और एक होज 190 रुपया और 120 रुपया जोड़ के
ले लीजिए, अपना पूरा यूज़ कर लीजिए। 5 केजी तो आप जितना दिन रहेंगे यूज़ करेंगे, उसके बाद वापस आके आप ये सिलेंडर लेके चले जाइए। आपको जहाँ पे लगेगा, जहाँ पे देखेंगे आप रिटेल आउटलेट में ऐसे सिलेंडर है, वहाँ से चेंज करा लीजिए। गैस का दाम लगेगा 403 रुपये। देखिए अभी तो 10 रिटेल आउटलेट में है वाराणसी में, और आगे भी हम प्रसार करेंगे। और लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शताब्दी उत्सव के साथ ही दीक्षांत समारोह मना रहा है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 15 मेधावियों को मेडल वितरित किए। शिवांश मिश्रा को चांसलर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के शतायु होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर के इस महान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जीवन जीने की कार्यशाला है। जितने ही विद्यार्थी ने आज पदक प्राप्त किए हैं, वो समाज के पिछड़ों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 63वें दीक्षांत समारोह से प्रदेश के इस सत्र के विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रारंभ हो रहा है। यह वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है और आपका यह दीक्षांत समारोह भी विशेष है। मैं आप सभी को इस गौरवमयी अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आगामी 25 नवंबर को आपके शताब्दी वर्ष समारोह में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी समारोह की गरिमा को बढ़ाएंगे। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से आप सभी से जुड़ेंगे क्योंकि यह कोरोना का समय चल रहा है, फिर भी हम सभी को जीवन में आगे की गतिविधियां भी जारी रखनी है। 100 वर्ष पुराना लखनऊ का यह गौरवमयी विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के कारण एक ऐसे सक्रिय संस्थान के रूप से सुस्थापित है जो भविष्योन्मुख व गुणवत्ता युक्त नवाचारों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वचनबद्ध है। विशेष परिस्थितियों में नवीन तकनीकों के प्रयोग से भी छात्र छात्राओं को ज्ञान विज्ञान सुलभ करने, उनके मनोबल को संबल प्रदान करने और उनके सौंदर्य बोध, सृजनात्मकता तथा सामाजिक चेतना का विकास करने विश्वविद्यालय के सतत प्रयासों से मैं परिचित हूँ। ये हम सब के लिए एक विशेष प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय ने नई ऊंचाइयों को छूते समय तमाम मूर्धन्य जो आचार्य थे उनका सानिध्य प्राप्त किया है। हमारे यहाँ जैसे राधा कमल मुखर्जी, हमारे आचार्य नरेंद्र जी, टी पंत जी, तमाम ऐसे सरकार साहब और ऐसे तमाम यहाँ पर विद्वत्वाचार्य हुए हैं जिन्होंने विभिन्न पदों को ग्रहण किया है। 14 से ऊपर पद्मश्री और 4 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण से अलंकृत यहाँ के छात्र हुए। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने तमाम ऊंचाइयाँ विभिन्न क्षेत्रों में छुई है। राष्ट्रपति तक यहाँ के जो अध्यापक थे वो बने। और इसके अलावा चंद्रयान के प्रक्षेपण के अवसर पर जो योगदान रहा वो यहीं के विद्यार्थी का योगदान भी हम सब लोग ग्रहण करते हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके दीर्घायु होने की कामना की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौरभ मिश्र द्वारा संकलित पुस्तक गोलोक की ओर का विमोचन किया। उन्होंने गोपाष्टमी से एक दिन पहले गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ गायों की पूजा और दूसरी तरफ उनका दूध निकालकर उन्हें सड़कों पर लावारिस छोड़ देने की प्रवृत्ति लोगों की कथनी और करनी में अंतर दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत में सनातन काल से ही गौ और गोवंश की महत्ता को समझा गया है। सभी देवी देवताओं का निवास हमने गौ में माना है। ये विश्वास जहां पर रहा हो वहां पर हम गोवंश की उपेक्षा करें, ये वास्तव में हमारी कथनी और करनी पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि वो खुद कल मिर्जापुर की एक गौशाला में विशेष पूजा में शामिल होंगे। गौ और गौ
के महत्व को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था रही है कि ये भारत के अंदर आस्था का प्रतीक है। इस आस्था के प्रतीक का सम्मान हर एक स्तर पर होना चाहिए और इसको महत्व देते हुए हर एक स्तर पर गौ और गौ माता की रक्षा और उसके संरक्षण और उसके संवर्धन की दिशा में कार्य होना चाहिए। इतने बड़ी पैमाने पर सड़कों पर गौ खेतों में जो गोवंश है इसके लिए क्या होगा। दूसरा, जितना यहां था उससे बड़ी पैमाने बड़ी मात्रा उससे भी ज्यादा गौ तस्करी के माध्यम से दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में यहां से तस्करी होती थी। हमें गौ तस्करी भी रोकनी थी, अवैध बूचड़खाने भी बंद करने थे, लेकिन साथ साथ हमें यहां पर सड़कों पर और खेतों में जो गोवंश विचरण कर रहा था, लावारिस स्थिति में घूम रहा था, उसके लिए भी व्यवस्था देनी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया। 5,24,000 गोवंश वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों में वर्तमान में है, ये ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर मैं नगर निकायों के द्वारा संचालित कान्हा उपवन की बात करूं तो संख्या 8 लाख से ऊपर पहुंचती है कि 8 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकार के द्वारा संचालित गौ संरक्षण केंद्रों में सुरक्षित रह करके, वहां पे सुरक्षा का एक भाव 2 रूपों में है। एक, उन गौवंश का कोई तस्करी नहीं कर सकता। दूसरा, उन पे वहां पर खिलाने की एक निश्चित व्यवस्था शासन के स्तर से उन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज में जहरीली शराब से हुई लोगों की मृत्यु की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना में सभी संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहरीली शराब बेचने में लिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त की जाए। जब्त की गई संपत्ति की नीलामी करते हुए उससे प्राप्त धनराशि से पीड़ित परिवारों की मदद की जाए। समाचार लगातार जारी हैं, यहां पर रुक रहे हैं छोटे से विराम के लिए। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अति पिछड़े जनपद सोनभद्र को घर घर नल योजना की सौगात देंगे। आगामी 22 नवंबर को प्रस्तावित वर्चुअली शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर धंधरौल बांध के समीप शुभारंभ स्थल की जानकारी और जायजा लेने के लिए पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रधानमंत्री की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। श्री सिंह ने बताया कि 5,555 करोड़ की लागत से विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में 9 और सोनभद्र में 14 परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, जिससे
ग्रामीण अंचलों के हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये परियोजनाएं 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कोशिश है कि समय से पहले पूर्ण कर लोगोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। बुंदेलखंड के जिलों को और 22 तारीख को उसी योजना का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से वर्चुअल करेंगे। यहाँ पे जो करमाओ धनरौलबाद का ये स्थान जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे और हर घर नल जो सोनभद्र में पेयजल को लेकर के एक बड़ा संकट है, उसका ध्यान देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना को सफल करने के लिए 22 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी 23 परियोजनाएं सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों को मिला करके हैं। सोनभद्र में 14 और मिर्जापुर में 9 परियोजनाएं हैं और इस परियोजना के माध्यम से हर घर जल की योजना को हम लोग साकार रूप प्रदान करेंगे। जितना हमारा क्षेत्र सोनभद्र का और मिर्जापुर का है, सभी मजरे, टोले, पूर्वे, पंचायत और घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि 2 साल के अंदर अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है पूर्ण करके जिन क्षेत्रों की बातचीत आप कर रहे हैं उन सब क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल पहुंचा पाएं, लोगों को बीमारी से बचाएं और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं। परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार छोटा रहे और बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर हो। राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर जनसंख्या नियंत्रण के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हर महीने की 21 तारीख को जिला अस्पतालों में आयोजित होता है। लखनऊ में आज आयोजित इस खुशहाल परिवार दिवस के मौके पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस मेले में नव दंपतियों को परिवार नियोजन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं और शगुन के रूप में उन्हें एक किट भी उपलब्ध कराई जाती है। मेले में आई महिलाओं ने बताया कि यहां पर काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली, जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता थी। हमें खुशी है कि सरकार इस तरह के जागरूकता परक कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर भविष्य में दिखाई देगा। परिवार की समस्याएं हैं, उनके जो चाहे पुरुष नसबंदी की बात हो, महिला को जो कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए या जो गैप के लिए चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें सब एक जगह पर उपलब्ध हो जाएं। बहुत सारा इसके बारे में डिमांड होता है लोगों का, लेकिन जो सप्लाई साइड है कई बार वो मिस कर जाता है और वो लोगों तक चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, तो इसलिए भी कई बार लोगों को परेशानी होती है। तो वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा इन्होंने बनाया कि हर महीने 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन करेंगे और उसमें सभी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। और ख़ास करके जो हमारे नए कपल्स हैं उनको एक आपने देखा एक नई पहल किट, एक शगुन किट के नाम से दिया जा रहा है, जिसमें कि जो युवा दंपत्ति हैं उनके लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारी सरकार हम लोग को जागरूक कर रही है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बारे में। जैसे कि अभी एक महिला का चला था और अभी खुशहाल परिवार दिवस चल रहा है। जैसे कि शादी के बाद कम से कम मिनिमम 3 साल का गैपिंग होना चाहिए पहले बच्चे में, और दूसरे बच्चे में ये होना चाहिए कि पहला बच्चा होने के कम से कम 3 या 5 साल के अंतराल में दूसरा बच्चा होना चाहिए। और फैमिली प्लानिंग में मुझे ये भी बताया जाता है, जैसे अंतरा आता है, इंजेक्शन छाया आता है, और क्या कहते हैं इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है, निरोध या कंडोम के बारे में बताया जाता है, और 2 बच्चों में अंतर भी रखना होता है। बहुत अच्छी ये सरकार है, बहुत बढ़िया योजना दे रही। मेरी आशाएं दीदी आती हैं और जो सरकार की तरफ से है वो पहल वो हम लोगों को बताती हैं। जैसे खुशहाल परिवार के बारे में, परिवार बच्चों में अंतर है, और जो शादी के 2 साल बाद हम बच्चा नहीं चाह रहे तो क्या गोली क्या चाहिए हमको हॉस्पिटल लाती बताती हैं। ये बच्चा हो गया तो उसके बारे में बताती हैं। आदमी क्या यूज करते कांडू वंडू के बारे में बताती हैं, या 2 बच्चों के बाद बच्चा नहीं रखना चाहते हैं तो उसकी नसबंदी के बारे में बताती हैं। और ये महिला जो है पीछे मिशन वाला, उसके बाद नारी शक्ति के बारे में बताती हैं कि अगर महिला किसी दिक्कत में है तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकती है और उसकी पुलिस द्वारा सब सेवाएं मिल सकती हैं। आयुष्मान कार्ड है जैसे सर, ये सब के बारे में हमको आशा दी बताती हैं। और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार हमारी महिला को इतना जागरूक कर रही है और इतना आगे बढ़ा रही है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2326 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 2097 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,93,228 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 94.09% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7,524 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2097 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,471 है। इन 23,471 एक्टिव केसेस में से 10,934 होम आइसोलेशन में हैं और 2,228 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में L1, L2, L3 स्तर के अस्पतालों में रहकर निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक प्रदेश में संक्रमित होने के पश्चात 4,93,228 लोग पूर्णतः उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण विहीन हो चुके हैं और इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 94.09% चल रहा है, 94.09%। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 7,524 लोगों की मृत्यु हुई है। और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से संचालित की जा रही हैं, एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेषकर छोटे और लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के और अवसर सृजित किए जाएं, लोगों को नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए बैंकों से समन्वय करके 6,40,000 नई एमएसएमई इकाइयों को अभी तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना कालखंड के पश्चात ये 18,000 लॉकडाउन के पश्चात 6,40,000 इकाइयों को 18,900 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। ऋण वितरण की ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है और शीघ्र ही एक बड़ा ऋण मेला भी आयोजित कराया जाएगा। रोजगार के कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लखनऊ में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव और वरिष्ठ सहायक राजकुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को दोनों को अदालत में पेश कर 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस घोटाले के संबंध में विभाग की ओर से लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमों को आधार बनाकर 30 नवंबर 2017 को नया मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। गौरतलब है कि गोमती रिवर फ्रंट सुंदरीकरण योजना में सिंचाई विभाग के तत्कालीन इंजीनियरों ने काफी गड़बड़ की थी। इसकी शुरुआती योजना लगभग 500 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसे 1,000 करोड़ किया गया। फिर इसकी लागत बढ़ाते हुए 1,427 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। निर्धारित दरों से काफी महंगी कीमत पर सामान खरीदे गए। तत्कालीन इंजीनियरों पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। तो अयोध्या में कार्तिक मेले में भीड़ ना आए, इसके लिए आज से ही अयोध्या की सीमाओं पर बैरियर लगा दिए गए हैं। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या के स्थानीय लोग आईडी दिखाकर ही अयोध्या में प्रवेश पा सकते हैं। कार्तिक मेले के दौरान 22 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा है। उसी तरीके से 25 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा है और 30 नवंबर की रात्रि में पूर्णिमा स्नान है, जिसके चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या नहीं आए, अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करें। यही नहीं, जिला प्रशासन के साथ अयोध्या के संत और धर्माचार्यों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अयोध्या ना आए और घरों में रहकर पूजा अर्चना करें और पुण्य अर्जित करें। जिलाधिकारी अनुज झा ने का कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अयोध्या की सीमाओं को आज से ही बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। अयोध्या की 13 जगहों की सीमाओं को बैरियर से बंद किया गया है। आईजी साहब और कमिश्नर साहब के माध्यम से सभी जो सीमावर्ती जनपद है
उनके अधिकारियों की भी बैठक करा करके आह्वान ये किया है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। और सभी जो हमारे प्रमुख संतगण हैं उन्होंने भी आह्वान किया है, अनुरोध किया लोगों से कि लोग अपने घरों से इस बार पूजा पाठ तथा अपनी निवेदित करें। तथापि पूरे रूट पे जो व्यवस्थाएं होनी है सुरक्षित तरीके से पर्व को संपादन करने के लिए, जैसे प्रकाश की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, वो कराई गई है। टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी, मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जगह जगह जो है कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जा रही है, ताकि जहां भी आवश्यक हो तो लोगों की टेम्परेचर स्कैनिंग कराई जा सके और उनका अगर कहीं स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता है तो वो भी कराया जा सके। ऐसी टीम्स भी जगह जगह लगाई जा रही हैं। तो पूरी तैयारी हम लोगों की है और सुरक्षित तरीके से पूरे पर्व जो है संपादित कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने कुछ अनोखे तरीके से पराली जलाने से रोकथाम लगाने की कवायद शुरू की है। कानपुर देहात जिला प्रशासन ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए पराली को गौशालाओं को दान देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान और प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की है। इसके चलते जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इस अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने पराली दान देने वाले किसानों को सम्मानित किया और किसानों की दान दी गई पराली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने किसानों को जहां खादी की धोती कुर्ता दान दिया, वहीं सर्दी की शुरुआत देख कंबल भी वितरित किए। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों से पराली दाल देने और पराली न जलाने की अपील की। वहीं सम्मानित किसानों ने भी अपने किसान भाइयों से पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की। किसानों को फसल न जले और उनको उचित सम्मान भी मिले। इसी दृष्टि में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने निराश्रित गौवंश के लिए कृषकों की पराली एक दान स्वरूप मांगने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, जिसके क्रम में किसानों ने 550 टन मैट्रिक टन पराली यहाँ कानपुर देहात में दे चुके हैं। आज एक नई परंपरा हम लोग अध्यक्ष जी के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से प्रारंभ कर रहे हैं कि उन कृषकों का सम्मान किया जाए। कृषक स्वावलंबी होता है, सम्मान चाहता है, अपना स्वाभिमान चाहता है। देने के लिए हमारे पास उनको सम्मान से अधिक और कोई महत्व। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, हमारा प्रयास इस दशक में ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को 4 गुना बढ़ाना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उसके शतायु होने पर दी शुभकामनाएं। मेधावी छात्रों को वितरित किया मेडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोलोक की ओर पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा, गाय को सड़क पर लावारिस छोड़ने वालों की कथनी और करनी में है अंतर।
और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा 24 घंटे में 2326 कोरोना के नए मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर हुई 94% से अधिक। समाचारों में फिलहाल इतना ही। अनुमति, नमस्कार।